हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम इस स्टॉक के बारे में सारी चीज़ों को डिटेल्स में समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पर हम इनकी बिजनेस को समझेंगे, फिर फंडामेंटल्स देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इनकी चार्ट को भी देखेंगे और लास्ट में यहाँ पर हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान में जरूर से रखना है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर अभी डिस्कस की जाएंगी वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होंगी, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस स्टॉक के ऊपर इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको खुद से भी इस स्टॉक के ऊपर स्टडी करनी है अपनी, या फिर रिसर्च करनी है खुद से, एंड उसके बाद ही आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेनी है, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करनी है। तो चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इंट्रो से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो कंपनी है केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली, नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक स्मॉल कैप की कंपनी है। अब देखो किस प्रकार की केमिकल बनाती है कंपनी, ओलियो केमिकल, ठीक है। देखो यहाँ पर ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स यूज्ड इन फूड्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कंपनी है ये ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है जो कि यूज किए जाते हैं फूड्स में, प्लास्टिक में, कॉस्मेटिक्स में, कोटिंग्स एंड अदर एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो देखो ओलियो केमिकल होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको जानना जरूरी है। और वाई ओलियो केमिकल, ठीक है। तो देखो ओलियो केमिकल एक ऐसी केमिकल होती है जो कि ग्रीन केमिकल होती है, ठीक है, ग्रीन केमिकल होती है और प्लांट बेस्ड केमिकल होती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। अब देखो कोई भी अगर कॉस्मेटिक्स हम लोग यूज करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे प्रकार के केमिकल्स यूज करके हमारे लिए कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं, क्रीम पाउडर जो भी है। या फिर अगर हम पैकेज्ड फूड्स की बात करें तो इन चीज़ों के अंदर केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जो प्रिजर्वेटिव के तौर पे केमिकल्स यूज किए जाते हैं फूड्स के अंदर। तो ऐसे में देखो लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें, ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाए हमारे प्रोडक्ट्स में जो कि इको फ्रेंडली तो हो ही, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सही हो, हानिकारक ना हो। तो ऐसी चीज़ें लोग खोजते हैं कि हम जो भी कॉस्मेटिक्स यूज करें वो जो केमिकल है वो हानिकारक ना हो, ताकि हमारी त्वचा के ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो ऐसे लोग ढूंढते हैं। साथ ही साथ फूड्स की बात करें तो फूड्स में भी लोग ऐसे फूड्स खोजते हैं जिसमें ज़्यादा हानिकारक जो केमिकल्स होते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किए जाते हैं वो ना हो, उतना ज़्यादा हानिकारक, ऐसे लोग सोचते हैं। तो इसके लिए क्या ऑप्शन बचता है, ओलियो केमिकल, ठीक है। तो ओलियो केमिकल जो प्लांट्स हैं, प्लांट से ही बनाई जाती है, मतलब जो पौधे होते हैं उनसे जो केमिकल बनाई जाती है वो ओलियो केमिकल होती है, ठीक है। तो ऐसे में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है इस प्रकार की केमिकल्स। इस प्रकार के केमिकल्स अगर हमारे कॉस्मेटिक्स और फूड्स वगैरह में यूज किए जाएं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो सही हो सकती है। तो इसलिए जो ये ओलियो केमिकल बनाती है कंपनी, तो ओलियो केमिकल की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि पब्लिक भी ऐसी ही प्रोडक्ट पसंद करती हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, ठीक है। तो इस वजह से ओलियो केमिकल की डिमांड बढ़ रही है दिन ब दिन और आगे भी बढ़ सकती है। और ये कंपनी जो है इंडिया में बोले तो मतलब लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है, ठीक है, ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इट इज among the 6 largest global players in polymer additives and among leading global players in specialty food emulsifiers। तो देखो यहाँ पर जो टॉप 6 ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनके अंदर ये आती है, किस सेगमेंट में, पॉलीमर एडिटिव्स, ठीक है, ग्लोबल प्लेयर्स इन पॉलीमर एडिटिव्स एंड अमोंग लीडिंग ग्लोबल प्लेयर भी है ये किस सेगमेंट में, स्पेशलिटी फूड एमल्सिफायर्स में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस के अंदर नज़र डालें तो देखो कस्टमर्स भी इनके काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज से इनकी बिजनेस चलती है।
काफ़ी सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में इनके केमिकल्स की डिमांड होती है, जैसे कि अभी हमने देखा पेंट्स, कोटिंग्स, फूड्स, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में इनके केमिकल्स की डिमांड्स होती है। तो अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक इंडस्ट्री के ऊपर इनको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। क्लाइंट्स की बात करें तो देखो काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। तो देखो कोका कोला, ठीक है, कोका कोला में भी इनकी जो एडिटिव्स हैं वो यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर ब्रिटानिया भी इनकी क्लाइंट है, एशियन पेंट्स हैं, पार्ले, पीडीलाइट, बर्जर पेंट्स, देख सकते हो कितने बड़े बड़ी कंपनीज यहाँ पर इनके क्लाइंट्स हैं। सभी के सभी यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी नामी कंपनियाँ हैं जो कि इनके क्लाइंट्स हैं। और यहाँ पर देखो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि नो इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स फॉर मोर देन 5% ऑफ रेवेन्यू। कहने का मतलब है कि जो भी ये कस्टमर्स देखने को मिल रहा है उसमें से ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जिससे 5% से ज़्यादा की रेवेन्यू आती हो। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी किसी एक क्लाइंट के ऊपर होना ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ एक कस्टमर पर, जो एक क्लाइंट है कोका कोला, ब्रिटानिया, कोई भी, तो उसके अंदर अगर ऐसी डिपेंडेंसी होती कि इस कंपनी की जो मेजर मतलब रिवेन्यू है वो सिर्फ ब्रिटानिया से आती हो, रिवेन्यू मतलब 50% आ जाती हो सिर्फ ब्रिटानिया से, कोका कोला से, किसी से भी, तो ऐसे में अगर ब्रिटानिया कभी छोड़ दे इनका साथ, दूसरी कंपनी को वो चुन ले अपना बिजनेस के लिए, तो फिर इनको काफ़ी ज़्यादा झटका लग सकता था। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो भी इनके कस्टमर्स हैं उनसे मतलब 5% से ज़्यादा की रेवेन्यू नहीं आती है एक एक इंडिविजुअल, एक एक मतलब कस्टमर से, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि 5% से ज़्यादा की मतलब रेवेन्यू नहीं आती है इनकी एक एक कस्टमर से, ठीक है। अगर ज़्यादा आती और बहुत ज़्यादा आती, थोड़े बहुत ज़्यादा आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है सिर्फ एक कंपनी के ऊपर, तो फिर काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है कि कब कंपनी छोड़ दे हमारा माल लेना, तो फिर इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो देखो कंपनी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो देखो कंपनी हैज़ इट्स वेयर हाउसेज इन द यूएसए, ठीक है, एंड यूरोप, ठीक है। और यहाँ पर देखो इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 180 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स कनेक्टिंग टू 800 प्लस डायरेक्ट कस्टमर्स एंड 5000 प्लस एंड यूजर्स। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट्स टू 75 प्लस कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी कंट्रीज में यूज किए जाते हैं, 75 प्लस कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो देखो यहाँ पर डोमेस्टिक से इनकी 39% की रेवेन्यू आती है, जो कि FY22 की डेटा है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनकी जो रेवेन्यू थी वो डोमेस्टिक से यानी कि घर से ही 39% की रेवेन्यू आती थी, ठीक है। और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो उस वक्त 45% की रेवेन्यू आती थी डोमेस्टिक से। अभी तो FY24 की डेटा आनी बाकी है, यहाँ पर अभी स्क्रीनर पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट से 61% की रेवेन्यू आती है FY22 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला जा रहा है, जो कि 55% थी FY21 के दौरान। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ी सी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब बाहर की जो कंट्रीज हैं उनसे इनकी रेवेन्यू ज़्यादा आती है, ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं 61%, और 39% ही डोमेस्टिक के थ्रू इनका रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो थोड़ी सी डिपेंडेंसी इनकी ज़्यादा है एक्सपोर्ट के ऊपर, और यही वजह है कि अभी सारे केमिकल की जो कंपनीज हैं वो अंडर प्रेशर देखने को मिल रही है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब केमिकल प्रोडक्शन में आगे है। मतलब स्पेशली अगर हम बात करें स्पेशलिटी केमिकल्स की, तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और उसके वजह से हमारी जो केमिकल्स हैं उनकी डिमांड में थोड़ी सी स्लो डाउन देखने को मिल रही है। तो ये आगे चलकर सही हो सकती है, और इसमें थोड़ी सी टाइम लग सकती है, अप्रोक्स 1 ईयर का ऐसा एनालिस्ट का अंदाजा है, ठीक है। तो इस वजह से अभी इंडियन जितने भी केमिकल स्टॉक्स हैं उनमें से लगभग जो कंपनीज हैं वो मतलब अंडर प्रेशर देखने को मिल रही है उनके अंदर, ठीक है। चलो वो तो बात की बात है, आगे चलकर ठीक हो सकती है, क्योंकि कैपेक्स लगातार कर रही हैं ये सारी कंपनीज, अपने अपने प्लांट्स में अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ताकि
कम मार्जिन में भी ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा माल को निकाल पाए, क्योंकि जैसा कि पता है आपको कि चाइना कम मार्जिन में ही माल निकालता है, तो इसलिए चाइना को बीट करने के लिए मार्जिन थोड़ा सा तो कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से सभी कैपेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कैपेक्स अगर हो जाता है सही तरीके से और मैन्युफैक्चरिंग अगर ये लोग अपनी बढ़ा लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो फिर चीज़ें सही हो सकती हैं दोबारा से। ठीक है, ऐसा एनालिस्ट का अंदाजा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनकी फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो देखो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें तो 13,571 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें तो 30.4 है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 34.7 है। देखा जाए तो अभी मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, अंडर वैल्यूड स्टॉक माना जा सकता है। आरओसी की बात करें तो 65.3% है, जो कि बेहतरीन है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें कुछ खास नहीं है, 0.01 है, चूंकि डेप्ट यहाँ पर देखो कम ही है, 13.6 करोड़ है। उसके कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 405 करोड़ है, जो कि बेहतरीन है। तो जब चाहे तब कंपनी अपने डेप्ट को उतार सकती है। ठीक है, क्योंकि इनके पास फ्री कैश भी काफ़ी है। ठीक है, करंट प्राइस की बात करें तो 4427 रुपये है और बुक वैल्यू 559। आरओई भी बढ़िया है 49.4% की। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो यहाँ पर 5165 है हाई और लो है 4005 का, जो कि हाल फिलहाल ही हमें देखने को मिली थी ये लेवल 4005 वाली। ठीक है, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.21% है। फेस वैल्यू 5 रुपये का। ईपीएस है 146 रुपये का। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर पी चार्ट के ऊपर देख लेते हैं थोड़ा। तो देखो पी यहाँ पर देख सकते हो, ये 5 साल की डेटा है। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो पी था 5 साल के अंदर, उससे यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी कम ही है। तो देखा जाए तो काफ़ी सस्ता यहाँ पर भाव हो चुका है इसका। पहले की अगर हम बात करें नवंबर 2021 के टाइम पे लगभग, तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी इनकी पी बढ़ी हुई थी। ठीक है, 80 85 70 इस प्रकार से बोले तो पी थी। अभी की बात करें तो लगभग 30, हाँ 30 ही पी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही मतलब जो वैल्यूएशन है वो सही हुई है, करेक्ट हुई है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर कुछ साल के हम लोग देखेंगे रिसेंट वाले। अगर आपको इससे पहले की हिस्ट्री देखनी है तो आप स्क्रीनर पे विजिट करके देख सकते हो। और यहाँ पर देखो मार्च 2022 की अगर हम बात करें तो 1876 करोड़ की सेल्स की रेवेन्यू थी। एंड उसके बाद यहाँ पर 3023 हो गई और उसके बाद फिर 2173 घट गई थोड़ी सी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 260 करोड़ से सीधे 618 हो गया, लगभग 3 गुना यहाँ पर हो गया नेट प्रॉफिट। एंड उसके बाद घटकर यहाँ पर 447 हो गया। अभी केमिकल सेक्टर के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को, और कैपेक्स कर रही है सभी कंपनियां, तो आगे चलकर सिचुएशन ठीक हो सकती है। ये कंपनी भी कैपेक्स कर रही है, काफ़ी जोर शोर से लगी हुई है। ठीक है, अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की यहाँ पर बात करें तो 10 साल में कुछ भी डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 5 साल में 29% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है कंपाउंडेड, एंड 3 साल में 43%। ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा सा यहाँ पर खराब देखने को मिल रहा है, -29%। जैसा कि मैंने अभी बोला कि यहाँ पर क्या सिचुएशन अभी चल रही है केमिकल सेक्टर में। अब देखो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल का डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 5 साल का 45%, 3 साल का 55%, तो बेहतरीन है। और यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो माइनस में -24%। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 5 साल में 28% के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, 3 साल में 20% के CAGR से, 1 ईयर में -2%। रिटर्न ऑन इक्विटी की यहाँ पर बात की जाए तो 5 साल में 34%, 3 साल में 36% और लास्ट ईयर में 49%, तो बेहतरीन है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट देख लेते हैं थोड़ा। तो देखो बैलेंस शीट भी बढ़िया है। कैश रिजर्व की बात करें तो अप्रैक्स 1700 करोड़ का यहाँ पर है इनके पास। ठीक है, कैश रिजर्व अप्रॉक्स 1700 करोड़, 1698 है। ठीक है, यहाँ पर बोरोइंग्स की बात करें तो देखो बोरोइंग्स काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पर सिर्फ 14 करोड़ है, तो चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखें तो देखो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो एकदम स्टेबल देखने को मिल रही है, पिछले 3 क्वार्टर से 75% पर रुकी हुई है। ठीक है,
अब यहाँ पर हम FIIs की बात करें तो 3.78% थी, ये एकदम स्टेबल सितंबर 2023 में भी। फिर दिसंबर 2023 के क्वार्टर में थोड़ा सा ट्रिम हुआ है FIIs की तरफ से, जो कि है 3.58% हो चुकी है अब। DIIs की बात करें तो ये 12.24% थी, घटकर 12.17 हो गई, फिर से घटकर 11.84% हो गई। तो यहाँ पर DIIs लगातार घटते हुए देखने को मिल रही है। तो खरीदा कौन है? पब्लिक 8.99 से 9.05, 9.58% हो गया। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर FIIs एंड DIIs बेच रहे हैं, लेकिन पब्लिक खरीद रही है। पब्लिक के अंदर PMS वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 75% तक अभी मेंटेन है। अगर ऐसा होता कि प्रमोटर्स लगातार बेचते जा रहे हैं, FIIs DIIs भी लगातार बेचते जा रहे हैं और सारा का सारा माल पब्लिक खरीद रहा है, तो थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकती थी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल है, तो एक थोड़ी सी सेफ्टी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम चार्ट की बात करें तो ये है मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट के अंदर देखा जाए तो देख सकते हो ये एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल रही है। ये सपोर्ट ले रही है 4000 के लेवल पर, 4044 का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर 4000 का लेवल तक यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो एक सपोर्ट, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होती है। ठीक है, और यहाँ पर वैसे भी देख सकते हो सपोर्ट बनी हुई है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इससे नीचे गिरता है, शेयर ब्रेकडाउन होता है, तो फिर और भी ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकती है। लेकिन इससे नीचे नहीं गिरा, जैसा कि आपको मैंने 52 वीक लो भी दिखाया था, 4005 के समथिंग था। ठीक है, तो इसके नीचे अभी तक नहीं गिरा। जब भी नीचे गिरेगी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब करेक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आगे हम लोग डेली चार्ट के अनुसार भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा ये रेंज में फंसी हुई है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे आया, फिर यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर रेंज में फंसी हुई है 4000 से लेकर 5100 के लेवल तक। ठीक है, तो ऐसे में ट्रेडर्स यहाँ पर अपना प्रॉफिट किए होंगे, यहाँ पर खरीद कर यहाँ पर बेच दिया, फिर यहाँ पर खरीद कर यहाँ पर बेच दिया, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड हम तभी मान सकेंगे जब 5111 का जो ये लेवल है इसे ब्रेकआउट देकर सस्टेन करता है, तभी मान सकते हैं। ठीक है, वरना यहाँ पर अभी हो सके तो यहीं तक जाएगा और फिर प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और केमिकल सेक्टर में अभी सिचुएशन भी थोड़ी सी कमज़ोर है। ठीक है, तो ये अभी जो रुका हुआ है वो लगभग 4400 के लेवल पर रुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो एक माइनर सा रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ से अगर ऊपर भी निकल जाता है तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करना होगा। ब्रेकआउट देकर सस्टेन करता है तभी हम लोग आगे की सोच सकेंगे कि चलो आगे जाने के कुछ चांसेज हैं। और यहाँ पर हम 52 वीक हाई की बात करें, ये ऑल टाइम का हाई है 7336 का। अगर इसको ब्रेकआउट देकर ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ पर हम देख सकेंगे कि और भी बढ़िया सी तेजी मिल रही है। लेकिन अभी ये बहुत दूर है, देख सकते हो कितना दूर है। डिस्काउंट की बात करें, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो देखो, अगर ऑल टाइम हाई से यहाँ तक की बात की जाए मतलब 4000 के लेवल तक की, तो यहाँ पर 44-45% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अवेलेबल है अभी 4400 के लेवल पर, और वहाँ तक अगर देखा जाए तो लगभग 39 से लेकर 40% का डिस्काउंट अभी मिल जाएगा, जो कि 4400 के समथिंग लेवल पर है। ठीक है, और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ये अभी की डेटा है, अभी का चार्ट है। आगे चलकर आप कितने दिनों के बाद देख रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस वक्त जो प्राइस है वो ऊपर नीचे भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उस अनुसार चार्ट को आप लोग फिर से देख लेना। ठीक है, बाकी फंडामेंटल्स वगैरह तो देख लोगे तो आगे भी चलेगा। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर अभी हमने टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक सही हो सकती है या नहीं, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं या नहीं, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन प्योरली एजुकेशनल पर्पज से डिस्कशन कर रहा हूँ, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बताऊं तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, तो हो सकता है कि मैं एक तरफा होकर बोलूं, इसलिए आपको खुद से भी रिसर्च करनी है। ठीक है, तो देखो ये जो सेक्टर की अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ओलियोकेमिकल जो बनाती है ये बहुत ही बेहतरीन है और आगे भी ये सेक्टर चल सकती है क्योंकि प्लांट बेस्ड केमिकल है, तो अच्छी बात है। अब इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये इंडिया में लीडर है, ठीक है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स की, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और अभी फिलहाल यहाँ पर डिमांड स्लो डाउन की वजह से स्टॉक गिरी हुई है, तो ये आगे चलकर भी ठीक हो सकती है क्योंकि कैपेक्स भी लगातार कर रही है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगातार बढ़ा रही है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, थोड़ी सी मार्जिन ये लोगों को कम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके यहाँ पर ओवरऑल अच्छी नेट प्रॉफिट बना सकते हैं, तो उसके लिए कैपेक्स चल रहा है, तो ये भी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अभी यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पर देखो टेक्निकल्स के अंदर भी अच्छी डिस्काउंट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम बाइंग सिग्नल की बात करें, अगर ब्रेकआउट की बात करें, तो यहाँ पर अभी ब्रेकआउट नहीं मिली है, तो ऐसा यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है कि अब यहाँ पर ये ऊपर चढ़ेगा या और नीचे जाएगा, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप ये चीज़ सोचकर चलो कि अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 6 महीने या साल भर में अगर स्टॉक क्रैश भी हो जाए तो आप घबराओ नहीं, ऐसा आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर से स्टॉक थोड़ी सी क्रैश होती है तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है एक्यूमुलेशन करने की। ठीक है, अब अगर यहाँ मैं अपनी बताऊँ तो जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर दिया 4000 के लेवल पे, ठीक है, लेकिन बल्क में नहीं, यहाँ पर मतलब फर्स्ट किस्त यहाँ पर मैं डालूंगा, ठीक है, और यहाँ से अगर थोड़ा सा क्रैश हो जाता है और ये जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट है 3000 के लेवल पर, तो यहाँ पर अगर आ जाता है तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, फिर मैं ये दूसरे सपोर्ट पर यहाँ पर ये जो लेवल है 3000 का, इसके ऊपर अपना दूसरा किस्त डालूंगा। ठीक है, पहला किस्त यहाँ पर 4000 के लेवल पर, दूसरा किस्त 3000 के लेवल पर, इस प्रकार से मैं एक्यूमुलेशन करूंगा और थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ कोई एक्सटर्नल रीजन की वजह से तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। इंटरनल रीजन है तो घबराना लाजमी है, लेकिन एक्सटर्नल कोई भी मार्केट में रीजन है और उसके वजह से सभी स्टॉक्स गिर रहे हैं तो ये भी गिर रहा है, तो ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जो 6 महीने के साल भर के जो शॉर्ट टर्म जो क्रैश है उनको झेलने की भी हिम्मत रखो। ठीक है, तभी आप लोग एक सफल इन्वेस्टर बन पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग लॉस में बैठे रहो, कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा खराब है, खराब प्रदर्शन करे, उनके अंदर नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं और आप बैठे रहो क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो लगातार आपको कंपनी को ट्रैक भी करते रहना होगा कि कंपनी कैसे मतलब कर रही है परफॉर्मेंस, क्वार्टरली कैसे रिजल्ट्स अपनी पब्लिश कर रही हैं। वैसे क्वार्टरली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इन्वेस्टर्स के लिए ईयरली होता है। ठीक है, क्योंकि एक दो क्वार्टर्स में खराब भी आ जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईयरली वाइज उनकी जो ओवरऑल रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और मैं अपनी बताऊं तो यहाँ पर जो इनकी सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, और साथ ही साथ इनकी जो केमिकल की सेगमेंट है उसको देखकर यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ को देखकर मैंने इन्वेस्टमेंट किया। बाकी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क यहाँ पर काफ़ी हाई है, रिवॉर्ड्स भी काफ़ी हाई है, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो वो मेरा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो वो भी मेरा ही लॉस होगा। तो इसलिए आपको खुद से सोचनी है, खुद से समझनी है, स्टडी करनी है अब आपको इस कंपनी के ऊपर, एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेनी है। मेरी कॉपी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो प्रॉफिट भी आपका होगा और लॉस भी आपका होगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अभी हम लोगों ने फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।